अब क्या चल रहा है भूपेश बघेल और तेज सिंह देव साहब का? हाँ, अभी तो शांति है। शांति कैसे हो गई? अभी नवरात्रि का पूजन है यहाँ पे। जी। तो महाराज सरगुजा जो है यहाँ 3 दिन रहेंगे, पूजन उजन से निकलेंगे दशहरा के बाद। तय क्या हुआ? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अभी तो दिल्ली में आप ही लोग बताएंगे ना। नहीं, वहाँ क्या चर्चाएं हैं रायपुर में? ये तो कमिटमेंट तो 2.5 साल का था, पूरा क्यों नहीं हो रहा है? अब वो तो बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल का इस्तीफा ले चुके हैं। किसने ले लिया? ऑन पेपर में इस्तीफा पहले से ले चुके हैं। कौन? राहुल? हाँ, हाईकमान। अच्छा, फिर? और भूपेश बघेल जो है इस्तीफा नहीं देने पे अड़े हुए हैं और उनको ऐसा लगता है हाईकमान को कि कहीं विरोध मत करते हैं। भूपेश बघेल इससे घबराए हुए हैं, निर्णय की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान नकारा हो गया है और एक स्टेट का सीएम उसको अपने इशारे पे नचा रहा है। हाँ, वो पंजाब वाली घटना के बाद थोड़ा बह खा रहे हैं अभी। तो आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी अपनी जबान से पलट रहे हैं? नहीं, पलटेंगे तो नहीं भैया जी। अच्छा। पलट नहीं रहे हैं जी। उस समय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो समय तो 2.5 साल तो बीत चुके ना आपके। 2.5 साल अगले 2.5 साल 2.5 साल बीत गया, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है, परिस्थितियां बन रही है ना। अच्छा। भूपेश बघेल को सोचे थे कि तुरंत इस्तीफा दे देंगे। भूपेश बघेल ने भी कहा था कि मेरे को हाईकमान जब भी कहेगा मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा, है ना। और इधर जो है टीएस सिंह ने कहा कि जैसे लोगों ने क्यास लगाया कि बीजेपी में जाएंगे, तो उन्होंने खंडन कर दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जीवन पर्यंत जो है मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब आपके हिसाब से ये बताइए कि भूपेश बघेल गलत हैं कि टी सिंहदेव जो सही हैं? नहीं, शर्तों के अनुसार तो टीएस सिंह को मिलना चाहिए था। अच्छा। जिन शर्तों पे बात हुई थी। अच्छा, आप किसको पसंद करते हैं दोनों में से? देखिए, 2 बातें हैं भैया जी। भूपेश बघेल का जो अभी तक कार्यकाल है जी, उनकी योजनाएं जमीनी स्तर पे है। जी, जमीनी स्तर के लोगों के लिए है जी। लेकिन उन योजनाओं को जमीन पर उतारा नहीं जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। बहुत सही आपने बात कही जी। आगे? भरपूर शोषण हो रहा है। बजट आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को खा जा रहे हैं। योजनाओं का पता नहीं चल रहा है लोगों को, यहाँ तक कि अधिकारियों को, नीचे के अधिकारियों को भी पता नहीं चल रहा। ऊपर के ऊपर पूरे बजट गायब हो जा रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि भूपेश बघेल जो है नकारा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोर हैं। इस दृष्टिकोण से तो नकार है भैया। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये, आप बहुत करीबी हैं नंद कुमार बघेल साहब के भी और टी सिंह देव के भी, तो आप इस दोनों प्रकरणों में आपकी एक पत्रकार की हैसियत से, एक रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी की हैसियत से क्या राय है? आपको क्या राहुल गांधी को ये फैसला लेके तुरंत शपथ दिला देना चाहिए कि अभी और इंतजार करना चाहिए? छत्तीसगढ़ के हित को देखते हुए और जनता के मूड को देखते हुए जी, भूपेश बघेल को बना रहना चाहिए। बना रहना चाहिए जी। अच्छा, अब आप एक बात का जवाब दीजिए। भूपेश बघेल के बने रहने में जी कांग्रेस आला कमान की तो बेइज्जती है जी। तो आदमी को, पार्टी को किस चीज को साधना चाहिए, एक प्रदेश को कि पूरे राष्ट्र को? ये जो आपने जो प्रश्न किया है कि भूपेश के बने रहने से आला कमान की बेइज्जती है, ये अपने आप में सही प्रश्न है जी। दूसरी बात यह है कि भूपेश बघेल के बने रहने से जी, बीजेपी मजबूत हो रही है। अच्छा जी। तो इसका मतलब जो है अगर भूपेश बघेल को नहीं हटाया गया तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, तो जब 2 साल के बाद चुनाव होगा तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के मजबूत होने के 2-3 कारण दिख रहे हैं भैया जी। जी बताइए। पहला कारण तो ये है कि 15 साल के शासन कुशासन में, जी, बीजेपी के शासन और कुशासन में जी, जनता जो है तंग आके सत्ता परिवर्तन चाह रही थी जी, और सत्ता परिवर्तन हुआ। जी सही कह रहे हैं। और
अपने एक क्या बोलेंगे इसको, टारगेट से भी कहीं अधिक सीटें इनको मिली। बिल्कुल सही है, कांग्रेस को मिली जी सही है, वो उम्मीद से कहीं अधिक मिल गई जी। अब भूपेश बघेल बहुत अच्छे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो फेल हो रहे हैं, पूरी तरह से फेल है। भूपेश बघेल ब्राह्मणों से घिरे हुए हैं, उनके पिता आरोप लगाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? उनके पिता अभी अंबिकापुर में आए थे जी, और मेरे से भी बात हुई है जी। उनका कहना है कि भूपेश बघेल ब्राह्मणवादी है। अच्छा, वो ब्राह्मणों के इशारों पे चल रहा है। जी जी। तो ब्राह्मणों के इशारे पे चल के जो है वो पूरे राज्य की ऐसी तैसी कर रहे हैं, तब तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी डर है कि भूपेश बघेल के पास कुछ जनाधार है, क्योंकि उनकी जो जाति है भूपेश बघेल की, जी, उनकी जातियों की संख्या के मत जो है छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है। तो राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उन्होंने ऐसा फैसला उस वक्त क्यों किया कि 2.5 साल में बंदर बांट करेंगे? वो टीएस को शांत करने के लिए किए। तो ये राजनीति में अच्छी बात है कि गंदी बात है? राजनीति में सब जायज है। तो राजनीति में जायज अगर उल्टी सीधी चीजें करेंगे तो जनता को क्या संदेश देंगे? नहीं, ये जनता का मैटर नहीं है कि कौन मतलब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है। अच्छा, जनता का तो मैटर है कि हमको एक ऐसा स्थिर सरकार चाहिए जी, जो जनता के आवाजों को सुने और उनका काम करे। तो स्थिर आवाजों को जनता, स्थिर आवाज जो है कौन सी ज्यादा है, भूपेश बघेल की टी सिंह देव? टीएस देव की छवि जो है आपको सरगुजा जिले में ही ठीक नहीं है, उनके गृह क्षेत्र में ही ठीक नहीं है। सही आदमी नहीं है वो सही आदमी बाहरी रूप से दिखते हैं, बहुत मुस्कुराते हुए चेहरा है उनका, एक पर्सनालिटी है जी, और चूंकि राज फैमिली से हैं जी, तो राजघरानों के प्रति जनता का या मतदाता का पुरातन एक आकर्षण रहा है, जी, समर्पण रहा है, जी, श्रद्धा भाव रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दिग्विजय भाई। हाँ बताइए। और जी, लेकिन उनके वंशजों के द्वारा जी, सार्वजनिक हित में कोई काम किया गया है ऐसा कुछ नहीं दिखता है, और न ही टीएस सिंह के द्वारा। जी, अभी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पंचायत विकास मंत्री हैं। जी, तो स्वास्थ्य का वो बुरा हाल है विभाग का जी, कि अंबिकापुर में एक पेशेंट जो ना पानी मांगते मांगते जो थक गया और उसको पानी नहीं दिया गया, पानी के बिना उसकी मृत्यु हो गई। अरे एक पेशेंट जो है को सांप काट दिया था 24 साल के लड़के को जी, और वो हॉस्पिटल में आया और हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए 50,000 रुपये मांगा गया जी, आदिवासी परिवार से जी, और 12,000 रुपया रिश्वत लेने के बाद वो काफी मीडिया में आया, जी, शासन प्रशासन के सामने आया। उसके बावजूद भी उस डॉक्टर के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। बहुत मुश्किल से दबाव में आंदोलन हुआ, भीख मांगकर उसके पैसे को वापस दिलवाया गया 12,000 रुपया। उसके बाद जो है उस डॉक्टर के ऊपर एफआईआर हुआ। तो स्वास्थ्य विभाग भी उनसे नहीं संभल पा रहा है, न पंचायत विभाग संभल पा रहा है, सारे बजट को खाए जा रहे हैं। जी, तो एक अच्छी छवि उन्होंने कभी नहीं बना पाया एक काम के रूप में। जी, पर्सनालिटी के रूप में उनकी छवि है, जो उनसे मिला नहीं है, उनको जो जानता नहीं है, उसके हंसमुख चेहरे से राजा है और हाइट भी उनकी ऐसी है, बॉडी फिगर भी उनकी ऐसी है कि लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन प्रशासनिक आप बोलिए। जी, प्रशासनिक क्षमता उनके अंदर भी कुछ नहीं है। जी, हाँ। अच्छा ये बताइए कि प्रशासनिक तौर पे तो हमें लगता है भूपेश बघेल भी जो है फेल हो रहे हैं और वो अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं दूसरे लोगों को दंडित करने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी जो कवर्धा वाली एक घटना जो घटी है जी, जिसमें बीजेपी वालों के ऊपर एफआईआर हुआ है जी, उसको एक थानेदार जो है साधारण से धारा लगा के 2-4 लोगों को गिरफ्तार करके उसको निपटारा कर सकता था जी,
लेकिन वो राजनीतिक रंग ऐसा दे दिया गया कि एक बहुत बड़ी खबर बन गई जी, और उससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है जी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि भूपेश बघेल की सहयोगी सौम्या चौरसिया जी के यहाँ करोड़ों रुपए मिले छापे में, जी उसके बाद भी वो नौकरी पे बरकरार है, इससे जो है भूपेश की छवि नहीं खराब होती है? वो क्या है, लोग मौन इस बिंदु पे जी और यहीं पे टीएस सिंह देव मार खा रहे हैं। जी। टीएस सिंह देव अपने पक्ष में भूपेश बघेल के विरुद्ध में हवा बनाने में फेल रहे, असफल रहे। जी जी, अगर वो हम जैसे मीडिया को, आप जैसे मीडिया को मैनेज किए रहते जी, तो सौम्या चौरसिया से लेके बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो समय समय पे आता रहता मीडिया के माध्यम से और हाईकमान तक पहुंचता रहता, तो इनकी छवि जो है बिगड़ती, धूमिल होती और टीएस सिंह को फायदा होता। अच्छा ये बताइए, सौम्या चौरसिया अभी भी भूपेश बघेल के साथ हैं? बहुत नजदीक है। तो ऐसा कौन सा रिश्ता है दोनों के बीच में कि एक मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री पद भी गंवाने को तैयार है सौम्या के मामले में? रावण जो है पूरा अपने सेना को गंवा दिया, भाई बंधु को गंवा दिया भैया। एक ऐसी एक विचित्र स्थिति बनती ही है। तो सौम्या को क्या दर्जा देंगे आप पत्रकार होने के नाते? सौम्या को तो जैसे लोग बता रहे हैं जी, मुख्यमंत्री के सामने एक कक्ष में सौम्या चौरसिया रहती हैं। एक कक्ष में? हाँ, मुख्यमंत्री के सामने हाँ, एक कक्ष में हाँ, सौम्या चौरसिया का कार्यालय है। अच्छा। और मुख्यमंत्री जो है ना हेलीकॉप्टर से उड़ के अपने 5वें मंजिल के या 4थे मंजिल के उतरते हैं। अच्छा। और सौम्या चौरसिया के कार्यालय की तरफ जाने का किसी को अनुमति नहीं है। तो आप लोग मीडिया वाले इसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? हम लोग मीडिया वाले भैया कितने को हम लोग गांव के एक आदिवासी क्षेत्र में जो उत्पीड़न हो रहा है उसको देखें कि सौम्या चौरसिया और इनके मामले, भूपेश बघेल के मामले को देखें। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जब एक राजा जो है कलंकित हो जाएगा, व्यक्तित्व से भ्रष्ट हो जाएगा, उसका लक्ष्य सही नहीं होगा, तो आदिवासी क्षेत्र भी बर्बाद होंगे। आप पत्रकार हैं, आप ये समझिए, तो इस मुद्दे को किस मीडिया ने उठाया? किसी ने नहीं उठाया। तो अगर ये आपसे मेरी जो वार्ता हो रही है इसको हम उठाएंगे और वीडियो फिल्म बना के भेजेंगे तो ये आप चलाओगे पूरे देश में वहां से? देखिए मेरी जहाँ तक पहुंच है मैं वहां तक चलाऊंगा। अच्छा, तो इसको चलाने से जो है छत्तीसगढ़ राज्य का फायदा होगा कि नुकसान होगा? राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस को तो नुकसान होगा। अच्छा जी। और आइए ट्राइबल क्षेत्र को देखिए कि क्या स्थिति बन रही है। अरे मैं आपकी नजरों से सब देख लेता हूँ, आप काम इतना कर रहे हो, आप जो बताते हो मैं मान लेता हूँ, मेरी आंख कान नाक आप हो। ये बताओ आप, टी सिंह देव का भी जो है सौम्या जैसी कोई लड़की से चक्कर है? टीएस सिंह बहुत होशियार व्यक्ति है, किसी एक से संबंध बना के नहीं रखते हैं। अच्छा, कितने से संबंध है उनके? इनके पास रोज परोसा जाता है। अच्छा, कौन परोसता है? अब इनके लोग हैं। कौन है वो? अधिकारी हैं कि व्यापारी हैं? नहीं, अधिकारी भी हैं और व्यापारी भी हैं और ऐसे राजनेता भी हैं जो जानते हैं कि टीएस सिंह घूस तो लेते नहीं है। अच्छा ये बताइए कि सुनिए ना दादा, वो टीएस सिंह घूस नहीं लेते हैं, वो जूस लेते हैं। अच्छा ये बताइए डोमर साहब, भूपेश बघेल की पत्नी को क्या ये पता है कि सौम्या चौरसिया से उनका लटपट है? क्यों पता नहीं होगा दादा? अच्छा जी। वो कुछ कहती हैं, कोई खबरें आई? नहीं। वो शरीफ हैं, चक्कर में नहीं पड़ती? हाँ, बहुत सौम्य परिवार है। भूपेश नंद कुमार बघेल का परिवार जो है ना बहुत सौम्य परिवार है, बहुत धार्मिक परिवार है। अच्छा जी। आप एक सवाल का जवाब और दीजिए, सौम्या चौरसिया के अलावा किसी महिला से संबंध है मुख्यमंत्री के? अभी मैं नहीं कह सकता दादा, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। अरे आप इतने खोजी पत्रकार हो, हद हो गई। नंद कुमार बघेल आपके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको नहीं, अपनी ऊर्जा को हम लोगों ने ऐसा नहीं लगाया उधर। आप यदि कहोगे तो हम ऊर्जा लगाने को नहीं कह रहे हैं, बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि सौम्या से भी सौम्य कोई है?
अभी तक तो टॉप में वही है। अच्छा मतलब टॉप में वो है, इसका मतलब उसके नीचे भी लाइन है। देखो आप समझ गए, हेलो देखो आपको मैंने बता दिया, सौम्या टॉप। सुनिए, अरे सवाल का जवाब दीजिए, सौम्या टॉप पे है तो उसके सेकंड नंबर पे कौन है, उसका नाम बताइए। अब और नाम तो अभी जानकारी में नहीं है, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नाम की जानकारी में तो फोटो है तो वो भेजिए। जानकारी में जैसे आएगा मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा कुछ भैया जी। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सीरियसली पूछ रहे हैं, जनता को मालूम होना चाहिए। नहीं मैं भी मजाक नहीं करता, मैं पत्रकारिता धर्म की पूजा करता हूँ। अच्छा आपके हिसाब से सौम्या चौरसिया बहुत खूबसूरत है क्या? नहीं, खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत से क्या मतलब है दादा, खूबसूरत तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन दिल जिसे लगता है वो तो खूबसूरत हो जाती है ना। इसमें तो कोई कहावत भी मशहूर है, वो भी बोल दीजिए। हाँ, कहावत मत पूछिए, आपको मालूम है आपको। नहीं आप बताइए, जनता सुनना चाहेगी आपके मुंह से। तो कहते हैं दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। तो इसका मतलब आपकी नजरों में सौम्या गधी है? नहीं, मेरे नजरों में नहीं है, ये तो दिल की बात है। अच्छा तो अब ये बताइए, अगर सौम्या के चक्कर में भूपेश बघेल चले जाते हैं तो देश के और राज्यों के नेताओं को एक मैसेज जाएगा कि जिम्मेदारी के पद पे रहते हुए औरतों और लड़कियों से चक्कर लगाना उनके और उनकी सरकार के लिए घातक होता है। जी। तो ये काम राहुल गांधी को करना चाहिए कि नहीं? नहीं दादा, ये सब जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, इनसे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। तो इसका मतलब राहुल गांधी जो है एक तरह से मौन स्वीकृति दिए हुए हैं इनको, सौम्या को और भूपेश बघेल को। राहुल गांधी को पैसा चाहिए, और पैसा जो है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचा रहे हैं। कितना पैसा पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अभी दिल्ली में आप लोग हैं, आप लोग देखिए हवाला के माध्यम से पैसा वहां से आता तो दिल्ली वाले कैसे बता सकते हैं, जिस जगह से आ रहा है हवाला के माध्यम से पहुंचता है, आप देखिए। कितना पैसा पहुंचता है हर महीने? अभी इसका अंदाजा तो नहीं है दादा, लेकिन कुछ कम तो नहीं पहुंचता होगा। अभी यूपी चुनाव का पूरा प्रभार दिया गया है इनको। अच्छा हाँ, तो यूपी चुनाव में भूपेश बघेल पैसा खर्च करेंगे? और कौन करेगा दादा? कितना पैसा खर्च करेंगे भूपेश बघेल? अब यूपी चुनाव में पूछ लीजिए, यूपी चुनाव में कितना खर्च होगा, अंदाज लगा लीजिए, वहाँ आपके पास विशेषज्ञ होंगे। अच्छा भूपेश बघेल जो है नगद पैसे पहुंचाते हैं सोनिया और इनको, राहुल को? नहीं, नगद तो नहीं कर सकता मैं, ये हवाला के माध्यम से पहुंचता है। अच्छा ये हवाला का जो धंधा है ये बंद नहीं हो सकता देश में? नहीं बंद हो सकता है दादा। क्यों? ये एक सिस्टम बन चुका है, उस सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं खत्म किया जाता? सिस्टम जो है भ्रष्टाचार का है, तो क्या इसका मतलब भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा देश से? कभी खत्म नहीं होगा, संसार से खत्म नहीं होगा दादा। कम तो हो सकता है? कम हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है। तो नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण जो प्रशासनिक अधिकारी कोई ईमानदार बैठ जाएगा तो करेगा। प्रशासनिक अधिकारी तो सब IAS IPS चोर हैं ज्यादा से ज्यादा। प्रशासनिक अधिकारी भारत के संविधान में जी नेता देश को नहीं चलाता है, प्रशासनिक अधिकारी ही देश को चला रहे हैं। अच्छा लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है अंडर में तो नेताओं के होता है। वो राजा जो कमजोर होता है, जो योग्य नहीं होता है और जो मनोयोग से कमजोर होता है, उसका जो सचिव होता है, महामंत्री जो होता है, वो सेना से लेकर सारे राज्य पे उसका नियंत्रण होता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब भूपेश बघेल कमजोर हैं। और उस राजा को शराब और शराब और औरत और भी चीजों में उसको लिप्त रखा जाता है, मनोरंजन में लिप्त रखा जाता है। अच्छा। और शासन चलाता है सचिव। अच्छा इस वक्त कौन सा सचिव सबसे ताकतवर है भूपेश बघेल के यहाँ? उसी प्रकार के पूरे देश में प्रशासनिक अधिकारी यही कर रहे हैं। सर इस वक्त छत्तीसगढ़ में सबसे ताकतवर IAS अधिकारी कौन है? पूरे लॉबी है, जो अभी मुख्य सचिव जो बना है उसी को कहा जाएगा। कौन है? और क्या नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी मुंह पे जबान पे नहीं आ रहा है, थोड़ी गड़बड़ी है, मैं बता दूंगा आपको। सुब्रत है? हाँ सुब्रत साहू ही है शायद। 2-3 है, सुब्रत साहू मुख्य नहीं है, दूसरे हैं। जैन साहब हैं? जैन साहब है, हाँ। अच्छा तो सबसे ताकतवर वो हैं? तो आप उसको वहाँ
आपको ही उस पद पे बैठा दिया जाएगा तो आप ही हो जाओगे। अच्छा, तो ये बताइए उस ताकत का वो सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? दुरुपयोग दादा, सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं? तो दुरुपयोग कर रहे हैं तो उससे किसको किसको प्रताड़ित कर रहे हैं उस पावर से वो? भाई सत्ता को जो मुख्यमंत्री हैं उनके पार्टी को सुख पहुंचा रहे हैं, बाकी लोगों का शोषण कर रहे हैं। पैसा आ कहाँ से रहा है? हमारे आपके पॉकेट से आ रहा है, जनता के शोषण से आ रहा है। हाँ जी। तो इन IAS IPS अधिकारियों से कैसे निजात मिलेगी? मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं जी। वहाँ मैं स्पीच दूंगा भी जी। कि इस संविधान के विरुद्ध आचरण करने वाले जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं जी, उनका स्वागत जनता को चप्पलों से करना पड़ेगा। बहुत सही बात कही आपने, मजा आ गया। और आगे बताइए। तो जिस दिन चप्पलों से सावधान हो जाओ, अगर जिस दिन चप्पलों से जनता स्वागत करने लगेगी फूलमाला की जगह पे, जी, सार्वजनिक स्थल पे, जी, और यहाँ भी सार्वजनिक स्थल पे अगर नहीं मानोगे तो ऑफिसों में घुस के करेगी। जी, इसके लिए जनता मजबूर हो रही है। जी, जेलों में जगह नहीं रहेगा। जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि भूपेश बघेल की जो है ये एकदम खास सौमिया जो हैं, इनको जो है भूपेश ने हटाया क्यों नहीं अभी तक? कैसे हटाएगा? ज्यादा जो दिल में बसे हुए हैं, हाँ, जो दिल में बसे हैं उनको कैसे हटाएगा बताइए? अच्छा, अगर मान लो जो है कोई आदमी रिट लगा के जो है हाई कोर्ट में जो है उनके खिलाफ जांच बिठा दे तब तो हटाना पड़ेगा। 25 साल चलेगा केस दादा। अच्छा। भारत का संविधान यही कहता है कि मरने के बाद फैसला होता है। ये घटिया संविधान कैसे बदलेगा? भारतीय संविधान के लिए मेरे पास एक उपाय है, लेकिन लोग नहीं उस उपाय को करेंगे। बताइए क्या उपाय है? मेरे पास उपाय है कि 12 साल से अधिक किसी की नौकरी नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, आप तो बड़े इंटेलिजेंट आदमी। और क्या होना चाहिए? तो आपका मित्र हूँ तो मैं ऐसे ही रहूंगा क्या? हैं? आपका मैं मित्र हूँ तो इंटेलिजेंट नहीं रहूंगा तो आपका मित्र कैसे रहूंगा मैं? कई बार इंटेलिजेंट लोग, सुनिए, कई बार इंटेलिजेंट लोग मूर्खों से दोस्ती करते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, हम मूर्ख हैं, इसलिए दोस्ती है। ऐसे कैसे? आप इंटेलिजेंसी को समझ रहे हैं, इसका मतलब कि आप इंटेलिजेंस के बॉस हैं आप। नहीं नहीं। अच्छा, ये बताइए, अब आप नंद कुमार बघेल साहब हमसे मिलने आ रहे हैं लखनऊ। जी। जी। तो आप आएंगे उनके साथ? मैं तो नहीं जा पाया हूँ, तो निकल गए बाबूजी। नहीं, आएंगे, हमसे कह रहे हैं। अभी वापस जा रहे हैं वो रायपुर। जी। और रायपुर से फिर सरगुजा होते हुए आएंगे। मैं कोशिश करूंगा, बोलूंगा कि मैं भी चलूंगा। बोलूंगा नहीं, कह दीजिएगा, मेरा नाम ले दीजिएगा। आज मेरी सुबह आधे घंटे बात हुई है। जी। आप कह दिएगा कि जो है मैं भी चल रहा हूँ, साहिल जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है दिग्विजय जी आप आना क्योंकि कुछ कवरेज कराना है आपसे। मेरे को नहीं ले जाएंगे। मैं क्या है ना, बाबूजी के सामने भी मैं कुछ बोल देता हूँ, सामने बोल देता हूँ। जाएंगे भाई, हम कह रहे हैं ना, जाएंगे। नहीं, आप फोन करो उनको कि आप आओ तो उनको लेके आना दिग्विजय सिंह को। मैं कह दूंगा। मेरे को राष्ट्रीय संवाद प्रतिनिधि बनाया है अपने पार्टी का। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे भी राष्ट्रीय संवाद प्रतिनिधि जो है ना, साथ में रहना भी चाहिए। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ कि मैं उनको फोन कर दूंगा, तो हम कह देंगे दिग्विजय जी को लेते हुए आइए आप। तो आप तोमर साहब को, राष्ट्रीय संवाद प्रतिनिधि तोमर साहब को लेके आइए साथ में। हाँ, बिल्कुल सही है। फिर हम लोग बात करेंगे। और दादा को एक लाइन में मेरी और सुन लीजिए जी। ये बहुत बड़ा मैटर है हिंदुस्तान में। अगर संविधान को लागू करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार कम करना चाहते हैं और बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो प्रशासनिक लोक सेवकों की जो नौकरी का जो समय है जी, ज्वाइनिंग से लेके रिटायरमेंट के समय 12 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपका सुझाव है। ये सुझाव आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा? मैंने भेज दिया है, व्हाट्सएप फेसबुक में डाल दिया है, लेख इसमें मैंने लिख दिया है। अच्छा। और ये आप क्या है ना, अभी 35 से लेकर 38 साल तक नौकरी करते हैं लोग जी। इसमें तीन लोगों को चांस मिल जाएगा, 3 बार चांस मिल जाएगा। जी, सही कह रहे हैं। तो 1/3 बेरोजगारी तो अपने आप में खत्म हो जाएगी। आज खत्म हो जाएगी। बढ़िया फार्मूला है, बढ़िया फार्मूला। और सुनिए भैया जी, अगर इसको यूपी के चुनाव में मैनिफेस्टो में अगर कोई पार्टी ले लेती है जी, ये हमारी सरकार बनेगी, तो हम जो है बेरोजगारी समस्या दूर कर देंगे और 1/3 लोगों को रोजगार देंगे जी। तो मैं समझता हूँ कि उसकी सरकार बनेगी। एकदम बढ़िया आइडिया दिया आपने।
अच्छा एक सवाल और, बाबूजी का जो सोम पार्टी है जी वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से मिलके जो है यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और लल्लू सिंह, अजय जी। लल्लू जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी के पास जो लोग जुड़े हुए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। अच्छा उनके पास मत और जनता की कोई शक्ति नहीं है। अच्छा वो बाबूजी को सिर्फ जैसे माला पहना रहे हैं, 2500 200 500 लोगों की उपस्थिति में जो है जय जयकार करवा दे रहे हैं। जी जनता की शक्ति उनके पास नहीं है, चाटुकार लोग भरे हुए हैं, जी जनाधारहीन लोग हैं। जी और बाबूजी को लगता है कि हमारे पास तोमर साहब है, तो तोमर साहब का अपने क्षेत्र में काफी पकड़ है। जी तो ये धोखा उनके साथ किया जा रहा है। सौम्य पार्टी में कोई दम नहीं है दादा जी। जी। अच्छा बाबूजी अगर जो है कांग्रेस के लिए भाषण दें यूपी में, तो जो कुर्मी समाज है उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जाति से लोग जो समझ के वोट देते हैं कैंडिडेट को, हाँ तो उसका तो फर्क पड़ता ही है थोड़ा बहुत। जी जी, बाकी मैनिफेस्टो के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 2-3 कारण हुए। जी बताइए। पहला कारण तय हुआ कि चारों दिशा में चार क्षेत्र के जो क्षत्रप नेता थे, जी चरणदास महंत, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और टी.एस. सिंहदेव, जी ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इनके जाति समीकरण और इनके क्षेत्र की मतदाता जो है जी कि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री होगा, हमारे जाति का मुख्यमंत्री होगा, जी तो एक तो जनमत और मतों को प्राप्त करने में बहुत असरदार सिद्ध हुआ। जी दूसरा, धान खरीदने का जो 25 रुपए क्विंटल इन्होंने जो घोषणा किया, जी वो मैनिफेस्टो काफी खींचा इनको। जी और 1-2 कारण और है। बताइए। वो बिजली बिल हाफ हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, ये सब और बहुत सारे 36 कारण दिए हैं। लेकिन उसमें 2-3 महत्वपूर्ण है जो आपके मोबाइल में चर्चा करने से आपको जानकारी में मैं दे रहा हूँ जी। बाकी तो बैठ के अपन बैठेंगे, थोड़ा सा चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, या फिर जो भी पिए और पिलाएं उसके साथ फिर बैठ के बात होंगे तो सारी बातें आती हैं। अच्छा ठीक है, आप बाबूजी के साथ लखनऊ आइएगा। और दूसरा आपको मैं एक काम सौंप रहा हूँ, यूपी के लिए आपने जो कहा कि चुनाव में ये पॉइंट डाल दिए जाएं, उनका पूरा बना के आप हमें एक व्हाट्सएप कीजिएगा, तो हम अजय लल्लू से बात करेंगे, कांग्रेस का जो अध्यक्ष है। भैया मेरी गारंटी है, मैंने 3 साल पहले जी लोकसभा 2 साल पहले या 3 साल पहले लोकसभा चुनाव जब हो रहा था अपने देश में 19 में, हाँ, तो 19 के पहले सन 18 में मैंने लिखा था जी ये जो छत्तीसगढ़ में गौधन का उपयोग हो रहा, गोबर खरीदी हो रही है, जी 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 ये सारी मेरी योजनाएं थी। अरे वाह। और सारी मेरी योजनाएं हैं जी जिसका 20% से 25% ही छत्तीसगढ़ सरकार यूज कर रही है, बाकी 80% योजनाएं को यूज नहीं कर रही है। और मेरा ये कहना है कि जो मेरी योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में लाएगा जी और उस पे काम करेगा जी, उसकी सरकार 80% बनने की संभावना बनती है। इसकी गारंटी मेरी है। बहुत बढ़िया, इसकी गारंटी मेरी है जी। मैंने यहाँ पे टी.एस. सिंह के एक भतीजे हैं जो अभी पॉलिटिक्स में आए हैं, आदि बाबा कहलाते हैं, आदित्य शरण सिंह जी मेरी उनसे 3 घंटे बात हुई थी। जी उनमें 3 घंटे में मैं कम से कम आधे घंटे बात किया था गौ रक्षा के ऊपर, जी जो ये बीजेपी खेल खेल रही है गौ रक्षा की। जी मैंने कहा कि बाबा आप जो है ये घोषणा कर दीजिए, जी आपके पास पैसे भी हैं, जी 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे हम। हाँ हमारी सरकार बनेगी तो 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। अब देखिए सरकार बन जाती है कि नहीं। और सरकार बन जाती है दादा तो 100 रुपए 50 रुपए लीटर 40 रुपए लीटर से सीधे 100 रुपए खरीदने में क्या दिक्कत आती है। सरकार के पास इतने रास्ते रहते हैं फंड के, पैसे के। सारे सब्सिडी बंद कर दीजिए, आप 100 रुपए लीटर ही दूध खरीदिए आप। अच्छा तोमर साहब ये बताइए कि ये कितना पैसा जो है ये मुख्यमंत्री पद लेने के लिए लगाने को तैयार है? सूचना मिल रही है पैसा भी खर्च करने को तैयार है टी सिंहदेव। जितना राहुल बोल रहे हैं, जितना राहुल मांग रहे, जितना मांग ले, जितना मांग रहे। तो इसका मतलब राहुल जो है मुख्यमंत्रियों से पैसा उगाही का जो है अड्डा बनाए हुए हैं। बिल्कुल, आज थोड़ी है ना, तो शुरू से चल रहा हाईकमान तो शुरू से कर दी है। हर प्रदेश का पैसा जो है हाईकमान पर जा रहा है। अच्छा, तो ये पैसे की पॉलिटिक्स तो देश को आगे बढ़ने नहीं देगी। नहीं दे रही है दादा। हैं?
नहीं दे रही है, कहाँ दे रही है? तो इसका विकल्प क्या है? ये कैसे हल होगा? समस्या का समाधान कैसे होगा? इसका हल होगा दादा, इसका हल एक तो मैंने आपको 12 साल वाला बताया। जी वो तो ठीक है। दूसरा हल है जी इसको ध्यान से सुनिएगा। जी। दूसरा हल है कि किसी भी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी का चयन तो पार्टी को हो। जी। क्या बोला मैं, बताइए आप। पार्टी का प्रत्याशी खर्चा जो हो वो पार्टी का हो। नहीं खर्चा नहीं दादा। हाँ पार्टी जो है ना अपना प्रत्याशी तय करे। हाँ। जैसे अभी यूपी में चुनाव है विधानसभा का, जी। तो पार्टी, किसी भी पार्टी को स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि वो अपना प्रत्याशी तय कर एकदम ठीक है। तय कर ले। ठीक। कितने विधानसभा है? 403। 403 कांग्रेस तय कर ले, 403 बासपा तय कर ले, 403 सपा तय कर ले, एक कर ले अपना, चाहे 200 कर ले, 300 कर ले, 403 से ऊपर तो कर नहीं सकती। नहीं कर सकती, सही कह रहे हैं। हाँ, अब मुद्दे की बात पे आइए। जी। किस प्रत्याशी को कहाँ से चुनाव लड़ना है, जी। ये चुनाव आयोग तय करेगा लॉटरी सिस्टम पे। जी। बाहुबली खत्म हो जाएंगे। ठीक। समझे कि नहीं समझे दादा? बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, प्लान किए हो, पूरा अध्ययन किया है, बताइए आप फिर। आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए। बाहुबलियों का इलाका होता है, और जब इलाका ही पता चलेगा कि पूरा यूपी हमारा, यूपी के किसी 403 विधानसभा के किसी भी क्षेत्र से हमको दिग्विजय सिंह तोमर को चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, तो वो पूरे यूपी के लिए काम करेगा। सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया आइडिया। और देश की एकता और अखंडता के लिए ये बहुत जरूरी है। जी। ये पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। हाँ। सारे बाहुबली खत्म हो जाएंगे। ठीक। और जब बाहुबली खत्म हो जाएंगे तो सारी व्यवस्था जो पटरी पे आ जाएगी। मिलते हैं दादा, बैठ के बात करते हैं ना, अभी मोबाइल में क्या बात करें आपसे। ठीक है। हमारे पास तो एक से, हमको सरकार यदि आपको यूपी में चाहिए कांग्रेस की, तो आप दावे के साथ ठोक के कह दो कि दिग्विजय सिंह तोमर को बुलाइए और कम से कम उससे लंच पे या डिनर पे कम से कम 3 घंटा बात कीजिए। ठीक है। और मेरी बातों को 80% अगर आपको सही न लगे, व्यवहारिक न लगे, कुछ बातें ऐसे होती हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन व्यवहारिक जमीन पे नहीं उतारा जा सकता। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन मेरी योजना जमीनी है। अगर मेरी बातों को लंच पे या डिनर पे सुन लिया जाए और तो 80% योजना जो है जमीनी पे लागू करके मैं दिखाऊंगा। और आपकी सरकार बनाने का 80% मैं गारंटी लेता हूँ। कितना पैसा लगेगा इसमें, इस काम में, यूपी में? पैसा दादा बहुत कम लगेगा। बता दो आप, हम उतना जुगाड़ करें फिर। आपको सरकार बनानी है तो आप मेरे को बुलाइए और मेरे आने जाने का खर्चा कीजिए, मेरे ठहरने की बात कीजिए, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। ठहरने की जगह तो है, आप कल आ जाइए खाने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं चले। सुनिए ना, देखिए ये थोड़ी सी क्या है, मेरे आने जाने की व्यवस्था करवा दीजिए, वहाँ रुकने की व्यवस्था करवा दीजिए, और मेरे बातों को आपको समझ में नहीं आएगा तो सारा खर्च मैं दे दूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे को सब समझ में आ रहा है, मैं आपको बुलाता हूँ अगले हफ्ते और स्टडी करके। आप बिल्कुल देरी मत कीजिए। मैं कांग्रेस की सरकार अगर बनाना चाहते हैं या बासपा से या सपा का, जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं या बीजेपी का, आप उसे सौदा कर सकते हैं कि हम सरकार आपको बना के देंगे। कितने पैसे आपको चाहिए होंगे, मतलब आपको, मतलब खर्चा कितना आएगा इसमें 403 सीटों पे? मेरी योजना को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी आप खर्चा करेंगे जी, ठीक है ना, वो पैसा 2 साल में रिटर्न हो जाएगा आपको। सर वो बात नहीं हम पूछ रहे हैं, पहले चाहिए तो होगा, वो तो अमाउंट बताना पड़ेगा। जितना कम से कम आप अपने से बता देना कि इतना में मेरे को चुनाव सरकार चाहिए। भाई मैं तो कहूंगा कि जो है 200 करोड़ में मिल जाए सरकार। आपको 200 करोड़ में सरकार दे देंगे पक्का। राजपूत का बच्चा हूँ भैया, छतरी का लड़का हूँ मैं, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा लड़का कनाडा में पढ़ता है। अच्छा, कनाडा में आपका बेटा है, उसका जरा नंबर दीजिएगा। एक कनाडा में आदमी है, उसके पास भेजना है। अभी नंबर मत दीजिए, अभी तो मेरे को आप लखनऊ में बुलाइए, दिल्ली में बुलाइए, जहाँ बुलाना है बुलाइए, बैठ के बात करते हैं। 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, जितने दिन मेरे को रखना है रखिएगा। आप दिल्ली पहुँचिए, सुनिए दिग्विजय जी, जीतन राम मांझी
जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे 2 दिन मेरी बैठक है दिल्ली में, 18-19, ठीक है। और बाबूजी भी आ रहे हैं, हम बाबूजी को कह देते हैं आप बाबूजी के साथ आ जाओ। आप बाबूजी को बोलिए कि तोमर जी को पकड़ के ले आइए। मैं अभी कह देता हूँ। और मेरे हवाले कर दीजिए। ठीक है। मेरे को तोमर जी से बहुत पैसा लेना है। हाँ, है ना, इतना कहिएगा। या जो भी कहना हो कि आप तोमर जी को पकड़ के लाइए, मेरे को चाहिए, गिरफ्तार करके लाइए। देता हूँ, आप तैयार रहिएगा। 17 को चलेंगे, तभी तो 18 दिल्ली पहुंचेंगे। भैया मैं झोला लेके चलता हूँ, मेरे पास कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप उनको बोलिए कि तोमर जी को गिरफ्तार करके ले आइए अपने साथ। ठीक। और मेरे हवाले कीजिए। ठीक है। और उसके बाद मेरे को महीना भर भी रुकना पड़े आपके साथ। जी बिल्कुल, स्वागत है। तो मैं रुकूंगा आपके साथ। और मेरी बातों में हल्कापन या बेकारपन, नकारापन लगे तो मेरे को लात मार के वहाँ से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, आप बहुत कर्मयोगी हैं भाई। तो ठीक है फिर, नमस्कार। जी भैया जी, नमस्कार।